तो वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में अपन कवर करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है जो फर्स्ट हेड बुक का अपना। हम इस वीडियो के अंदर इस पूरे चैप्टर को आज कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ये अपने चैनल का नाम लिखा रहा है ऊपर, कॉमर्स ठिकाना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। मीनिंग, सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बच्चों देखो, मीनिंग क्या होता है इसका। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स थ्रू व्हिच द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स owners and various other external parties, which includes investors, tax authorities, government, employees, etc. These refer to the balance sheet as at the end of the accounting period, the statement of profit and loss of a company, and the cash flow statement. ठीक है, फिर नीचे इसके देखेंगे हम। सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 prescribe that balance sheet and profit and loss account are prepared in the form prescribed in schedule 3 of the companies act 2013। ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब, ये कहता है कि जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अपना, वो कैसे बनाया जाएगा। वो बनाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3। जो हमें शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, और देखो ऊपर क्या है, मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो बच्चों देखो, जब भी हमारे साल का एंड होता है ना, तो हमारी रिपोर्ट्स बनती हैं, हमारी बैलेंस शीट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, फिर उसका नोट्स टू अकाउंट बनता है बैलेंस शीट का, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। इससे हमें कंपनी की पोजीशन पता पड़ती है, और इसके लिए हम इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये हमारी रिपोर्ट्स हैं। ठीक, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है विच इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, ईटीसी। ठीक है, दीज रेफर टू दी, ये देखो ये दीज रेफर टू दी बैलेंस शीट पोजीशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, मतलब जब हमारी साल का एंड हो रहा है, जब हमारा फाइनेंशियल पीरियड एंड हो रहा है, तब हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट, अब हम देखेंगे अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर सबसे पहले है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट है बच्चों, बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या होता है अपना, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम इस चैप्टर के अंदर और आगे चैप्टर के अंदर इसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके बताएंगे। ठीक है, इसको हम आगे चैप्टर्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करके बताएंगे। ठीक है, चलो, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट हमें कंपनी की पोजीशन दिखाती है, और इससे हमको इनकम का स्टेटमेंट पता पड़ता है। फिर बनता है नोट्स टू अकाउंट, इसको अपन आगे पढ़ेंगे डेप्थ में। फिर है बच्चों फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, उसके अंदर हम इनफ्लो मतलब आना और आउटफ्लो मतलब जाना, पैसे का आना, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, इसके बारे में हम पूरी पढ़ाई करेंगे इस कैश फ्लो चैप्टर के अंदर। और देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू AS3। AS3 का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एंड शो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कंपनी। मतलब जो हमारा कैश फ्लो बनता है ना, वो हम AS3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं। AS3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अब आता है बच्चों नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसका नेचर क्या होता है। फर्स्ट है रिकॉर्डेड फैक्ट्स, रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। मतलब इसके अंदर हम जो भी चीज रिकॉर्ड करते हैं ना, वो एक एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड की जाती है सारी चीजें। उसका कोई एविडेंस होना चाहिए, जैसे कि अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, हमारे पास पैसा कितना है वो रिकॉर्ड करेंगे, बैंक में कितना पैसा है, कैश एट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। मतलब जो भी हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी ना, वो जो अपन 11th क्लास के अंदर हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे। ठीक है ना, 11वीं कक्षा के अंदर आपने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया है, हाँ ये दिया है, कन्वेंशंस ऑफ प्रूडेंस। ठीक है, देखो इसका क्या लिख रखा है मैंने, रिवाइज क्लास 11 ऑल द प्रिंसिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब जो भी अपन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारी जो हमने क्लास 11 में प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना, उनके बेसिस पर हमारी सारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग कंसेप्ट, फॉलोइंग कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये भी रिलेटेड है ऊपर वाले से। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, जब भी हम बिजनेस खोलते हैं तो हमारा बिजनेस हम खोलते हैं
चलता ही जाएगा, ये कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे भी लिखा हुआ है रिवाइज क्लास 11 ऑल द प्रिंसिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Accounting standards prescribed in the Companies Act 2013 are mandatory in nature and are the guidelines for preparing financial statement of the company। मतलब इसके अंदर जो भी गाइडलाइंस दी हुई हैं उसके हिसाब से इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अपनी गाइडलाइंस दी हुई है कि ऐसे आपको अकाउंट बनाना है, तो हम उसी तरह से अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013 आर मैंडेटरी इन नेचर एंड आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइंस है ना उसको मद्देनजर रखते हुए हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना पड़ता है। नेक्स्ट एस्टिमेट्स। अब देखो एस्टिमेट्स की बात आती है, मतलब एस्टिमेट आर नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको एस्टिमेट भी कुछ लेके चलने पड़ते हैं जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। कैसे एस्टिमेट लेके चलने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, हमको पता नहीं कितने का है वो, हमको पता नहीं, लेकिन हम गैस करते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% अपन लेके चल रहे हैं डेटर्स पर, मतलब डेटर जितने के भी हैं हमारे उसका 5% हमारा बैड डेट हो जाएगा, उसके लिए अपन प्रोविजन बना के चलते हैं। तो ये अपना क्या है, हम एक एस्टिमेट लेके चल रहे हैं, अंदाजा लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। बच्चों एनुअल रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब पूरे साल की जो रिपोर्ट होती है वो होती है एनुअल रिपोर्ट। जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड आता है ऐसे ही कंपनी का रिपोर्ट कार्ड आता है, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग होती है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी कंपनी की पोजीशन डिस्कस करते हैं शेयर होल्डर से। नेक्स्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। ऑडिटर्स कौन होते हैं हमारे, जो सीए वगैरह होते हैं ना, सीए ये ऑडिट करने जाते हैं, ये चेक करते हैं बैलेंस शीट वगैरह को, फिर ये उसको देख के पूरे बिजनेस की जो भी कंपनी की जो भी पोजीशन है, ठीक है, वो उसको किसको बताते हैं, वो सारा देख के डिटेल में वो शेयर होल्डर्स को बताते हैं कि इनकी ये कंपनी की पोजीशन है, ठीक है। थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड होता है हमारा ये तीनों अकाउंट है हमारे, बैलेंस शीट बना के बनेगी अभी आगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फिर है नेक्स्ट अपना नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट के अंदर जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, इससे जो मैंने वीडियोस डाल रखी पहले की बकायदा उसमें प्रॉपर मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके समझाया नोट्स टू अकाउंट को। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसका कुछ कंटेंट हमारा नोट्स टू अकाउंट से निकाला जाता है। अब देखो अब बात आती है बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हमें क्या दिख रहा है, रट्टा मार लेना सिंपल, मतलब हमको बैलेंस शीट तरीके से पूरी एज इट इज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट बैलेंस शीट देखो नीचे होगी इसके, ये रही बैलेंस शीट, ये मैंने खुद यूट्यूब पे वीडियो आ रही थी ना ये, उसकी बैलेंस शीट है ये। तो इसके जो सारे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको डिटेल में ऊपर समझाऊंगा। ये देख लो सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, ये मेन हेड है इसका। फिर इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, फिर इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ये क्या आता है हमारा ABCD। ए में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे डिवेंचर हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या कोर्स से बाहर, केवल आप इसकी हेडिंग याद कर लेना। अदर करंट लायबिलिटीज हो गई अपनी, और लास्ट में है अपना लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, जैसे पेंशन वगैरह हो गई। फिर ये अपनी करंट लायबिलिटी के नीचे कुछ सब हेड दिए हुए हैं, एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। और ये आपकी असेट साइड है। नॉन करंट असेट के अंदर ए में क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फिर टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर फोर्थ है आपका इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, बी में क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी डेफर्ड टैक्स असेट, कोर्ट से बाहर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट्स। फिर आते हैं करंट असेट। करंट असेट के अंदर अपन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल को मिला के हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट असेट। तो ये तो बैलेंस शीट है, आप बुक खोल लेना अपनी बुक में भी है ये तो, ठीक है। अब इसके पॉइंट समझते हैं, पॉइंट क्या है, ठीक है। तो जब अपन बनाएंगे ना इसको तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट अपन को क्या रखनी है, देखो पहला है शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड जो है ना उसके अंदर होता है शेयर कैपिटल सबसे फर्स्ट। तो शेयर कैपिटल के अंदर हम क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब भी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिखेगी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखेगी वो आपको शेयर कैपिटल के अंदर लिखनी है, ठीक है। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या कहता है, स्टॉक ऑप्शन प्लान, और कभी भी रिजर्व वर्ड दिख जाए तो इसी के नीचे लिख देना। मतलब अगर आपको किसी वर्ड के पीछे रिजर्व दिख रहा है, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन पीछे रिजर्व है
तो आंख बंद करके वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दोनों एक ही हैं, तो दोनों इसके अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है इसको इसके नीचे मत लिखना, बिकॉज ये लायबिलिटी होती है, ठीक है, ये हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। चलो नेक्स्ट। अब है थर्ड, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अच्छे प्रॉफिट कमाती है ना, तो वो अपने साइड से कुछ प्रॉफिट शेयर होल्डर को दे देती है, उसे हम प्रपोज्ड डिविडेंड बोलते हैं। आप देख रहे होगे बिल्कुल हिंदी में लिख रखा है मैंने तरीके से। अब है फोर्थ है आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। देखो पता क्या है, हमने किसी कंपनी के शेयर लिए, वो हमको एक चिट्ठा देके भेजती है, अगर उस चिट्ठे पे हमारा नाम मेंशन नहीं है तो उसी को हम मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। देखो इसका मतलब समझना ध्यान से, जैसे कि 1 जनवरी को हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया, हम कंपनी है, ठीक है, तो 1 जनवरी को हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया, ठीक है, और अलॉटमेंट के पैसे की डेट थी 1 जून की, ठीक। बीच में क्या पड़ा? बीच में पड़ा 31 मार्च। उस 31 मार्च को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुए होंगे, ठीक है, उस 31 मार्च को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुए होंगे, लेकिन हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि अलॉटमेंट की डेट अभी 1 जून को है, ठीक है। तो उस केस में हम मेंशन करेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट अभी पेंडिंग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 6 पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट। इसका मतलब ये है जैसे हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आया और हम उसमें से कुछ हटा के रिजेक्ट कर देते हैं और रिफंड कर देते हैं, उनका पैसा हम उनको वापस लौटा देते हैं, तो वो आता है हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट पेंडिंग अलॉटमेंट के अंदर। अब बच्चों आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, इसका मतलब समझना, रिलेट करना, जैसे किसी बंदे ने किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी ने भी, हमारे बड़े ने अंकल वगैरह ने, किसी ने भी किसी कंपनी फैक्ट्री में 15-16 साल काम किया, ठीक है, तो वो कंपनी क्या बोलती है कि इसने हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, ये हमारे बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं, तो वो उनको एक पेंशन देते हैं, एक प्रोविडेंट फंड देते हैं, तो वही होती है हमारी प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, और ये हमारी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या आता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फर्स्ट, एंड सेकंड इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये आता है 9। इन्वेंटरीज क्या होते हैं? रॉ मटेरियल इन्वेंटरी में आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स क्या कहते हैं, लिख रखा है प्लास पेचकस, और स्टोर एंड स्पेयर्स, नट बोल्ट्स वगैरह सारे, प्लास पेचकस वगैरह, वो सब अपना इन्वेंटरीज के अंदर आता है, ठीक है। चलो, और ये बैलेंस शीट है, इसका सारा सब कुछ, सारा हेड मैंने ऊपर समझा दिया है आपको। सोर्स का मतलब है हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, सोर्स का मतलब हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, और देखो एप्लीकेशन का पैसा, मतलब एप्लीकेशन का मतलब हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं अपना, ठीक है। और देखना ध्यान से, जैसे कि इसके अंदर इक्विटीज एंड लायबिलिटी है, ये हमारा मेन हेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम मेन हेड बोलते हैं। फिर है इसके अंदर शेयर होल्डर फंड, इसको हम बोलते हैं बच्चों मेन हेड। फिर इसके अंदर भी 3 चीजें हैं, इनको हम बोलेंगे सब हेड इसके, ठीक है, इनको हम बोलेंगे सब हेड। ऐसे ही नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेड है ये, और इसके नीचे के ये सारे सब हेड है। चलो, असेट के अंदर भी सेम है ये। नेक्स्ट, अब बच्चों आती है हमारी ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल को समझेंगे ध्यान से। ऑपरेटिंग साइकिल हमारी क्या होती है? मान लो हमारे पास कैश है, ठीक है, कैश से हमने रॉ मटेरियल परचेज करा, कैश से हमने रॉ मटेरियल परचेज करा 2 महीने बाद, ठीक है। फिर जो हमने रॉ मटेरियल परचेज करा था उसका हमने काम चालू कर दिया, 5 महीने बाद हमारा काम शुरू हो गया फैक्ट्री के अंदर, और फिर 6 महीने में हमारा सामान तैयार हो गया, ठीक है, 6 महीने के अंदर हमारा सामान तैयार हो गया। फिर सामान तैयार होने के बाद हमने उसको 3 महीने बाद सेल करी डेटर्स को, फिर डेटर्स ने हमको कैश दिया। तो एक तरह से ये पूरी साइकिल है ना जो अपन ने समझी है, इसी साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। और इस साइकिल में जो भी टाइम लगा है, जैसे कि 2 महीने ये, 5 महीने ये, 6 महीने ये, 3 महीने ये, 1 महीना ये, मतलब पूरा चक्कर उसने जितने टाइम में कंप्लीट करा है ना, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल कितने टाइम की थी। तो ये 17 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल थी अपनी, ठीक है। इसका मतलब ये अपनी हो गई ऑपरेटिंग साइकिल। अब बच्चों हमको क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़नी है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। तो देखो ये फॉर्मेट है इसका, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स रहते हैं, ये तो वैसे बुक में सब पढ़ ही लोगे। और ये अपन किसके अंडर बनाते हैं? फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिस्क्राइब्ड इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में ये बनाया जाता है। फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
फिर है अदर इनकम, ठीक है सेकंड। फिर इन दोनों का हमको करना होता है टोटल, तब हमारा टोटल रेवेन्यू निकल के आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस हैं हमारे। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। फिर है अपना एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट। अब सब समझेंगे हम सारी चीजें, जो भी एक्सपेंस है ना अपन ऊपर समझेंगे इनको सबको। फिर है डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, और फिर नीचे इनका सारे एक्सपेंसेस को टोटल कर दो तो फिर क्या निकलेगा हमारा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब हमने टैक्स नहीं लगाया अभी, टैक्स से पहले का प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे, फिर इसमें से लेस करेंगे हम टैक्स, देन नीचे हमारा निकल कर आएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है। चलो अब समझते हैं हम मतलब क्या कहते हैं इनके। चलो फर्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। मतलब अगर कोई टीचर है तो वो टीचिंग करके पैसा कमा रहा है, ठीक है। कोई कबाड़े वाला है तो वो कबाड़े से पैसा कमा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जिस चीज का आपका धंधा है उसी से पैसे कमा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों सेल ऑफ स्क्रैप, क्या जो कबाड़ा होता है उसको बेचना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो सकता है क्या? सोचो, हो सकता है। कैसे? देखो, किसी कोई फैक्ट्री है, किसी फैक्ट्री में हमारी प्लास्टिक का काम होता है, ठीक है। तो उसमें से पर डे का उनका कुछ 10-15 किलो का प्लास्टिक निकलना है, रेडी का निकलना है, डेली का पर डे का उनका 10-15 किलो का प्लास्टिक निकलना है, तो वो डेली अपनी प्लास्टिक बेच रहे हैं ना, तो ये उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। अगर किसी को कमीशन मिल रहा है, अगर किसी को कमीशन मिल रहा है तो क्या वो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो कमीशन है अपना, जैसे ब्रोकर होते हैं, ठीक है, ब्रोकर प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं, घर बिकवाते हैं, मेहनत करते हैं ना, उस कमीशन के लिए मेहनत करते हैं, वही कमीशन उनकी कमाई है, ठीक है। तो ये भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, और जैसे कि और फाइनेंस कंपनी भी होती है, लाइक मुथूट फाइनेंस हो गई, इनको डिविडेंड मिल रहा है, तो ये भी इनका मेन काम है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी के डिविडेंड उसकी रोजमर्रा की कमाई है, क्योंकि वो डेली वही काम कर रही है, शेयर लेना बेचना, लेना बेचना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अदर इनकम के अंदर क्या चीजें आती हैं? लॉटरी, जो अपन अपने मेन काम से नहीं कमा रहे हैं, ठीक है, लॉटरी निकाल ली इजीली। इंटरेस्ट रिसीव हो गया हमें, डिविडेंड रिसीव हो गया, ठीक है, रेंट रिसीव हो गया। ये डिविडेंड फाइनेंस कंपनी के लिए नहीं है, ये फाइनेंस कंपनी के लिए मेन इनकम है उसकी, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी डिविडेंड। लेकिन अगर कोई टीचर अगर पैसे कमा रहा है किसी उससे फंडिंग वगैरह से, तो वो उसके लिए डिविडेंड है, ठीक है। रेंट मिल गया, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई अपन ने इन्वेस्टमेंट बेची होगी, फायदा हो गया उस पर हमको, इनकम टैक्स रिफंड हो गया। कभी कभी गवर्नमेंट इनकम टैक्स रिफंड भी कर देती है, ठीक है, उससे लगता है कि हम इनकम टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं तो वो रिफंड कर देती है, ठीक है। अब आता है बच्चों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसका मतलब ये है कि हमने एक साल में कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? ओपनिंग मटेरियल, मतलब साल की शुरुआत में हमारे पास कितना मटेरियल था, प्लस हमने खरीदा कितना, और माइनस क्लोजिंग मटेरियल, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन से हमारा क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। इसके अंदर बच्चों सैलरीज, वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस, मतलब जो भी सारे एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस हो वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एंड डिवेंचर्स, मतलब हमने इंटरेस्ट दिया लोन का या फिर डिवेंचर पे, तो वो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, राइट ऑफ, ठीक है, डिवेंचर को राइट ऑफ करने पर हमने जो लॉस झेला है, एक्स्ट्रा पेमेंट दी है वो। शेयर इशू एक्सपेंस, और शेयर को इशू करने में जो भी हमारा खर्चा आता है, लाइक अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन अगर आपको नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लो, ठीक है, मैंने डिटेल में पूरा समझा रखा है। कमीशन पेड और डिपॉजिट, मोबिलाइजेशन, ठीक है, जो पैसे का हमने कुछ लोन वगैरह लिया है उस पर जो डिपॉजिट होने में जो फीस पैसा हमारा खर्च हुआ है वो। अदर एक्सपेंसेस हमारी क्या होती हैं? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस मतलब जो बेचने में खर्चा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब रेंट वगैरह हो गया आपका, बिल्डिंग वगैरह का। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट और ओवरहेड एक्सपेंस, ये सब हमारा अदर एक्सपेंसेस के अंदर आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नोट्स टू अकाउंट, जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमको नोट्स टू अकाउंट में शो करने हैं, ठीक है। फर्स्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। इस लायबिलिटी का मतलब है एनी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी अगेंस्ट कंपनी, मतलब कंपनी के खिलाफ किसी ने कोई केस कर दिया। जैसे मैगी वाला केस हुआ था अपना, मैगी पे केस हो गया था, मैगी ने फिर सारे
फॉरेन वगैरह में जाके अपनी मेडिकल लैब टेस्ट वगैरह कराया था ना, तो उसमें उसका खर्चा हुआ होगा, तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी के अंदर आता है। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक्स, मतलब इसका ये है कि हमने किसी बैंक से बिल डिस्काउंट कराया, क्लास 11 में चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो बिल डिस्काउंट हमने कराया, उसको बिल दिया, बैंक से पैसे लिए, लेकिन अगर ड्रॉई ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो बैंक हमारा गला पकड़ेगा आगे कि ला भाई तूने बिल डिस्काउंट कराया था, इसके पैसे निकाल। तो ये हम कंटिजेंट लायबिलिटी के अंदर लिख देते हैं। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का आता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गारंटी। कॉर्पोरेट गारंटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने किसी बैंक से लोन लिया, तो बैंक क्या गारंटी लेके आया, गारंटी चाहिए भाई, तो मेरी जगह पर मेरे दोस्त ने गारंटी दी कि सर अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको पैसे पूरे पे करूंगा, इसकी जो भी ये लोन के ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट गारंटी। ठीक है, अब बात आती है कैपिटल कमिटमेंट की। मतलब इसके अंदर फर्स्ट है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर पार्टली पेड, मतलब शेयर के पैसे टुकड़ों में लिए जाते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ठीक है, कंपनी ने एप्लीकेशन ले लिया, अलॉटमेंट ले लिया, अब फर्स्ट कॉल नहीं ली है तो फर्स्ट कॉल अभी भी मांग सकती है हमसे, तो वही है अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर पार्टली पेड। सेकंड है एरियर ऑफ फिक्स कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, ये भी हमारा कैपिटल कमिटमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट कॉल्सन एरियर, अगर कॉल्सन एरियर हो तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से, और शेयर फॉर फ्यूचर हो तो हम उसको ऐड कर देते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी वन शॉट की वीडियो, और आपको अगर और डिटेल में पढ़ना है तो इससे मैंने जो पहले की वीडियोस बनाई हैं कॉपी पे रॉ वीडियोस, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। ठीक है, चलो थैंक यू।